Crop Production and Management Part Second। हेलो, जय हिंद। मेरा नाम है विमल कुमार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने बच्चों किया कि कैसे हम सोइल को प्रिपेयर करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी बात हमने पहले वीडियो में जानी। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम एक टूल करेंगे लास्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का, जिसका नाम था कल्टीवेटर। अब देखिए कल्टीवेटर क्या होता है। अगर मैं कल्टीवेटर की बात करूं स्टूडेंट, तो कल्टीवेटर का मतलब ये हो गया कि ये भी एक प्लग होता है, बट ये किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर हम क्या करते हैं, इसको चलाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये किसको, जो सोइल है, जो लैंड है हमारी, उसकी सोइल को क्या कर देता है, ये लूज कर देता है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ। अगर मैं फ़ायदे की बात करूं स्टूडेंट, तो इसकी जो प्रोसेस है काफ़ी क्या है, फास्ट है। इसके कारण क्या होता है कि हमारे टाइम और क्या होती है, ह्यूमन लेबर की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। यानी हमको क्या चाहिए होते हैं, कम ह्यूमन्स, यानी आदमी कम चाहिए होते हैं, और टाइम भी क्या लगता है, कम लगता है, और प्रोसेस क्या होती है स्टूडेंट, फास्ट होती है। इसलिए आजकल हम किसका यूज़ करते हैं, कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम आगे। अब बच्चों देखिए, अब हमारा सेकंड पार्ट आ गया है, जिसका नाम है सोइंग। यानी कहने का मतलब कि बीजों को बीजना, यानी बीजों को लगाना। यानी हमने क्या किया, लैंड को तैयार कर लिया। अब हमारा दूसरा काम चालू हो रहा है कि हम बीजों को उसके अंदर लगाएंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि कौन से टाइप के जो सीड्स हैं फार्मर को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। अब हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि जो सीड्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के क्या करने चाहिए, यूज करने चाहिए। और कैसे होने चाहिए, सीड्स होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, हेल्थी होने चाहिए, और हमें हाई क्या दे, प्रोडक्शन दे। लाइक मान लो मैं मार्केट गया, सपोज करते हैं मार्केट में गया, मैं एक फार्मर हूँ। अब मार्केट में जाने के बाद जो दुकानदार था उसने मेरे को एक सीड दिया, कहा कि ये जो सीड है बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी। तो मैंने उस पर विश्वास किया और वो सीड्स को मैंने क्या कर लिया, लगा लिया, खेत में आगे लगा दिया। बट जो प्रोडक्शन थी मेरी, वो जो लास्ट ईयर 100 क्विंटल हुई थी, इस साल मेरी 80 क्विंटल रह गई। तो इसका मतलब जो सीड है वो क्या नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अब क्या करना चाहिए, या तो मुझे पुराना सीड लगाना चाहिए जो मुझे पहले प्रोडक्शन कितना दे रहा था, 100 क्विंटल दे रहा था, या मुझे क्या करना चाहिए, नए सीड का यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए स्टूडेंट, अच्छी क्वालिटी का क्या होना चाहिए, सीड होना चाहिए। दूसरी बात, हेल्थी होना चाहिए, और हाई क्या देना चाहिए, प्रोडक्शन अपने को देना चाहिए। अब हम कैसे करें, सीड की जो वैरायटी है उसका चूज कैसे करें, सिलेक्शन कैसे करें स्टूडेंट। तो ये डिपेंड किस पे करता है, सोइल पे करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, इरिगेशन मेथड पे करता है। एंड बहुत सारे अदर क्या हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है, क्या होगा, कैसा होगा। ये सारी बात किस पे डिपेंड करती है, अपने सीड से डिपेंड, सीड के सिलेक्शन पे डिपेंड करती है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या होता है कि अगर मैं बात करूं मेरी, तो मैं अभी राजस्थान में रहता हूं। तो राजस्थान के अंदर क्लाइमेट क्या होता है, हाई होता है। अब अगर मैं सीड ऐसा लेके आ जाऊं स्टूडेंट जो क्या है, कम टेम्परेचर पे क्या करता है, ग्रो करता है, तो वो सीड क्या नहीं करेगा, राजस्थान में ग्रोथ नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा। अब हो सकता है कि ऐसा सीड होगा जो ब्लैक सॉइल के अंदर क्या करता होगा, ग्रोथ करता होगा। तो वो हो सकता है कि जो नॉर्मल ब्राउन सॉइल है या क्ले सॉइल है, उस पर क्या नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। अब दूसरी बात कि जो इरिगेशन मेथड है, यानी कहने का मतलब कि जो सीड है जो हम लेके आए हैं, अब राजस्थान में क्या है, पानी आपको पता कम होता है, तो हो सकता है उसको 3 या 4 इरिगेशन अपने को देनी पड़े। और हमारे पास पानी कितना, 2 इरिगेशन का ही है। तो हमें कौन सा सीड चूज करना पड़ेगा, जो 2 या 3 इरिगेशन में क्या कर दे, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर दे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो फार्मर है स्टूडेंट, उसको सबसे पहले क्या चूज करना पड़ता है, एक ऐसा सीड चूज करना पड़ता है जो उसको प्रोडक्शन हाई करे, क्लाइमेट के सुटेबल हो,
इसके अलावा हर जो सोइल है उसमें ग्रोथ कर पाए। ये सारी बात क्या रखनी पड़ती है, ध्यान रखनी पड़ती है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आता है आपका, आगे काम आएगा पीएमटी के अंदर, कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्वालिटी ऑफ सीड पर क्या करता है, वर्किंग करता है, किसके अंदर, इंडिया के अंदर। तो उस संस्था का नाम जो है वो है नेशनल सीड कॉरपोरेशन, NSC। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है स्टूडेंट, ये इंडिया के अंदर वर्क करता है, किसके अंदर, सीड की क्वालिटी के अंदर। हालांकि ये आपके NCERT के अंदर नहीं है। अब ये क्या काम करता है स्टूडेंट, ये काम ये करता है कि जो इंडस्ट्री है सीड्स की उसको प्रमोट करता है, यानी आगे बढ़ाने का काम करता है और जो सीड्स होते हैं उनकी क्वालिटी को क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है। ये जो काम करता है वो कौन करता है, NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। हालांकि मैंने आपको बोल दिया है ये आपके NCERT के अंदर नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, ये NCERT के अंदर दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है आपको, कि जो अपने सीड लेके आए हैं वो हेल्थी है या नहीं है, ये हमें सबसे पहले पता लगाना है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, मैं ये करूँगा कि मैं एक क्या ले लूँगा, बाल्टी ले लूँगा। मैंने एक बाल्टी ले ली मान लो स्टूडेंट, उस बाल्टी के अंदर मैंने क्या डाल दिया, उस बाल्टी के अंदर मैंने पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया स्टूडेंट, वाटर ऐड कर दिया। अब इस बाल्टी के अंदर मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, कुछ सीड्स डाल दूँगा। क्या डाल दूंगा, सीड्स डाल दूंगा। जो सीड में लेके आया उसमें कुछ सीड, मुट्ठी भर के सीड लूँगा और इसके अंदर डाल दूंगा। अब क्या होगा स्टूडेंट, उसमें से जो खराब सीड होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, यानी जो होलो होंगे, जो अंदर से क्या खोखले होंगे, ऊपर आ जाएंगे। जितने ज़्यादा ऊपर सीड आ रहे हैं इसका मतलब जो सीड की क्वालिटी है वो हेल्थी नहीं है, यानी कहने का मतलब ऐसे सीडों को हमें यूज करना नहीं चाहिए। या हम जो सीड लेके आए उसको पानी की बड़ी बाल्टी में डाल दें तो जो होलो सीड है उसको ऊपर आ जाएंगे, वो बाहर निकाल देंगे अपने, और जो नीचे बैठ गए हैं, जो नीचे बॉटम के अंदर, पेंदर के अंदर है, उसको अपने क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हेल्थी सीड्स का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। हम क्या करेंगे, एक क्या लेंगे, कोई भी क्या लेंगे, बड़ा कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, सीड्स को डालेंगे, होलो सीड होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, उसको बाहर फेंक देंगे, और जो नीचे बैठ गए स्टूडेंट उसको हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अब चलते हैं आगे स्टूडेंट। अब दिमाग में बात ये आती है स्टूडेंट कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके अंदर हम सोइंग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास में दो टाइप के मेथड है। पहला मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, यानी पुराना मेथड जो पुराने समय में यूज करते थे। अब आप देख रहे हो ये डायग्राम आपको दिख रहा है स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है, बेल है, और बेल के पीछे आप देख रहे हो ये कुछ स्ट्रक्चर आपको लगी हुई दिख रही है, ये वाली दिख रही है स्टूडेंट। ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, इसके अंदर क्या डाला जाता है, यहाँ से क्या डाले जाते हैं, सीड्स डाले जाते हैं। और ये जो सीड्स होंगे ये क्या करेंगे, कहाँ चले जाएंगे, ज़मीन में चले जाएंगे, और क्या करेंगे, जो क्रॉप है उसको क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। बट स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर कम से कम ये जो सीड को जो सोइंग की मेथड है इसके अंदर क्या है, कम से कम 2 से 3 आदमी आपको चाहिए होते हैं, और 2 बैल भी चाहिए होते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो प्रोसेस थी स्टूडेंट, ये टाइम कंज्यूमिंग थी, यानी कहने मतलब टाइम बहुत ज़्यादा क्या करती थी, लगाती थी। लेबर भी क्या चाहिए होते, ज़्यादा चाहिए होते थे। तो इसको दूर करने के लिए हमने किसका यूज चालू कर दिया, आजकल मॉडर्न मेथड का यूज चालू कर दिया। मॉडर्न का मतलब हो गया यहाँ पे सीड ड्रिल। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, आपको ये वाला, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके यहाँ पे, यहाँ जो ऊपर आपको ये हिस्सा दिख रहा है, इसके अंदर हम क्या डालते हैं, सीड डालते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये ट्रैक्टर के पीछे लग जाता है स्टूडेंट, और जब ट्रैक्टर आगे चलता है तो ये क्या करता है, नीचे से यहाँ से क्या निकालता है, देखो आप दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे, ये क्या करता है आगे से, तो क्या करता है, ये जगह बनाता है, और जस्ट पीछे इसके पाइप लगी होती है स्टूडेंट। इस पाइप से क्या गिरते रहते हैं, यहाँ पे सीड्स गिरते रहेंगे, यानी सीड उस गड्ढे के अंदर क्या होते जाएंगे, निकलते जाएंगे, और क्या हो जाएगा, ये जो सीड का मेथड है ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर ही क्या हो रहे हैं, सीड यहाँ पे डाले जा रहे हैं। सीड स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है स्टूडेंट इसमें। इसके अलावा
ये जो प्रोसेस है ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है स्टूडेंट। और दूसरी बात, ह्यूमन लेबर की भी इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। एक आदमी ट्रैक्टर चलाने के लिए सिर्फ बीज सीड्स डाल देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, उसके बाद अपने आप वो निकलते रहते हैं, और सीड खत्म हो जाए तो दोबारा हम क्या करें, इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ईजिली क्या होता है स्टूडेंट, हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड से बहुत कम समय में सीड्स को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इतनी बात आपको क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा जो पार्ट था वो किसका था स्टूडेंट, सोइंग का पार्ट था, यानी हमने सीड को क्या कर दिया, लगा दिया। अब स्टूडेंट हमारा तीसरा मेथड काम में आता है जिसका नाम है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब देखो स्टूडेंट, हमने सीड लगा दिए, सीड जर्मिनेट भी हो गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो सीड जर्मिनेट हो गए उनको आगे जर्मिनेट होने के लिए, बड़ा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा। खाने का मतलब न्यूट्रिशन देने पड़ेगा। अब यहाँ पे हम दो टाइप के क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन दे सकते हैं। एक होता है मैन्योर, एक होता है फर्टिलाइजर स्टूडेंट। अब मैन्योर क्या होता है स्टूडेंट, मैन्योर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स, जो किससे बनाया जाता है, प्लांट्स के और एनिमल के जो वेस्टेज होते हैं उनसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो किया क्या जाता है स्टूडेंट, एक गड्ढा किया जाएगा, उस गड्ढे के अंदर क्या किया जाएगा, जो भी प्लांट्स के पार्ट्स होंगे, एनिमल के वेस्टेज होंगे, जैसे डंग हो गया, गोबर हो गया, प्लांट्स के पत्तियां होगी, लकड़ियां होगी प्लांट्स की, प्लांट्स एनिमल के कोई पार्ट्स हो गए, ये सारे उसके अंदर डाल दिए जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सब्जी वगैरह जो भी घर में बनता है ना, जो भी अपने प्लांट्स का पार्ट है वो हम सभी डाल दें। एनिमल में तो गोबर मोस्टली लेते हैं स्टूडेंट, वो सारा हमने इसमें डाल दिया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज का मतलब होता है इसको सड़ने देते हैं। ये लगभग जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट, लगभग महीने के आसपास की होती है। 25 डेज से लगभग 30 डेज लगते हैं इसको कंप्लीट होने में, ज़्यादा भी लग जाते हैं स्टूडेंट कई बार। तो इसका मतलब ये जो बना है ये एक बढ़िया क्या बना है, मैन्योर बना है। यानी कहने का मतलब डिकम्पोज हुआ, और जितने भी इसके अंदर सब्सटेंसेस थे प्लांट्स के, वो सारे के सारे किस में चेंज हो गए, ह्यूमस के अंदर चेंज हो गए। ह्यूमस का मतलब ब्राउनिश कलर हो जाता है स्टूडेंट, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। और इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ये मैन्योर बना है वो सबसे अच्छा बना है। तो इतनी बात आपको क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट क्या होता है कि अगर हम कंटिन्यूस क्या करते हैं, क्रॉप का क्या करते हैं, लगाते हैं, तो होता क्या है कि जो हमारी ज़मीन होती है उसके अंदर जो क्या होते हैं स्टूडेंट, नेसेसरी कंटेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, कम हो जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैन्योर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं। तो ये बात आपको क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट आता फर्टिलाइजर। अब स्टूडेंट हम सभी जानते हैं, ये नॉर्मली आपने सुना होगा, यूरिया के बारे में आपने सुना होगा, बहुत कॉमन बातें होती है। फार्मर के बारे में आपने सुना कि यूरिया का यूज करते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक क्या होता है, फर्टिलाइजर ही होता है स्टूडेंट। अब फर्टिलाइजर कहाँ बनाया जाता है, हम सभी जानते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर बनाए जाते हैं स्टूडेंट। और हाईली क्या होते हैं, रिच न्यूट्रिशन होते हैं, यानी स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हो सकता है किसी के अंदर क्या हो, फॉस्फोरस हो, किसके अंदर क्या हो, नाइट्रोजन हो। तो ये जैसे एक आता है आपको NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये जो NPK होता है इसके अंदर तीनों चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है और पोटेशियम भी होता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट बात यहाँ पे हमारे पास में आती है कि फर्टिलाइजर और जो मैन्योर होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो ये कैसे होता है, फर्टिलाइजर मैंने कहा था इनऑर्गेनिक, यानी केमिकल से बनाए जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक सोल्ट से क्या कर जाते हैं, बनाए जाते हैं फैक्ट्री के अंदर। पर जो मैन्योर होता है स्टूडेंट वो कहाँ बनाया जाता है, मैंने आपको बताया था फील्ड के अंदर। अब फील्ड के अंदर क्या होता है, ये डिकम्पोज से बनता है, यानी नेचुरल होता है ये। और कैसा होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है, ये सब्सटेंसेस होता है। कौन होता है, अपना मैन्योर। अब मैन्योर कहाँ बनाया जाता है, हम जानते हैं सभी फैक्ट्रीज के अंदर। ये कहाँ बनाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया, फील्ड के अंदर। इसके अलावा जो मैंने अभी कहा था, ह्यूमस कौन प्रोवाइड करवाता है, मैन्योर। बट जो फर्टिलाइजर होता है वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाता, यानी पूरे न्यूट्रिशन कौन नहीं देता, फर्टिलाइजर नहीं देता है। पूरे जो प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजर, प्लांट्स के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है वो कौन देता है, अपने को मैन्योर देता है। फर्टिलाइजर मैंने आपको कहा था कि रिच न्यूट्रिशन होता है, हर एक स्पेसिफिक चीज़ें होती है, नाइट्रोजन हो गया,
या फास्फोरस हो गया या पोटेशियम हो गया। पर मैन्योर के अंदर लेस अमाउंट में सारी चीज़ें होती है, बट सारी चीज़ें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यानी उसमें नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, जिंक भी होता है, सारी चीज़ें स्टूडेंट क्या होगी, इसमें प्रेजेंट होगी। इसकी जो और बता देता हूँ स्टूडेंट्स के अलावा, फर्टिलाइजर के अंदर जो प्रोसेस होती है काफ़ी क्या होती है, फास्ट होती है, बट मैन्योर के अंदर जो प्रोसेस होती है काफ़ी क्या होती है, स्लो होती है स्टूडेंट। टाइम लग जाता है इसके अंदर, किसको अपटेक करने के लिए, प्लांट्स को अपटेक करने के लिए। तो इसके अंदर काफ़ी क्या लग जाता है स्टूडेंट, टाइम यहाँ पे लग जाता है क्या अपटेक करने के लिए, चीज़ों को लेने के लिए। तो प्रोसेस जो फास्ट होती है वो किसकी होती है, फर्टिलाइजर की होती है, और जो स्लो होती है वो किसकी होती है, मैन्योर की होती है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि जो फर्टिलाइजर होते हैं इनका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। अब देखिए, हम सभी जानते हैं स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये केमिकल से बने होते हैं और रिच क्या होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं। तो ये फार्मर को एक अच्छी क्रॉप देने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उससे क्या मिलती है, अच्छी क्रॉप, जैसे वीट की मिल गई, मस्टर्ड की मिल गई, बाजरा, कॉटन, बहुत सारी मिलती है। उस न्यूट्रिशन जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर फार्मर को क्या हो जाता है, हाई अमाउंट में प्रोडक्शन मिल जाता है। बट स्टूडेंट, हमने पढ़ा है हमेशा कि ये केमिकल है, और केमिकल से हमेशा क्या होता है, पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन कौन सा होता है, हम सभी जानते हैं स्टूडेंट, ये करता है, सॉइल पोल्यूशन भी करता है और वाटर पोल्यूशन भी कोज करता है। यानी जब बारिश आती है तो बारिश का पानी कहाँ जाता है, किसी भी नदी में या किसी भी नहर में जाएगा, तो उसके अंदर क्या कोज करेगा स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं वाटर पोल्यूशन को कोज ये करता है। इसके अलावा अगर हम फर्टिलाइजर का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो धीरे धीरे जो आपकी फर्टिलिटी है, किसकी, सोइल की, लैंड की, उसकी फर्टिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। जो हम आज देख भी रहे हैं स्टूडेंट कि जहाँ पे मैन्योर का यूज़ हो रहा है वहाँ तो प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है पर ईयर, पर जहाँ पे फर्टिलाइजर का यूज़ होता जा रहा है धीरे धीरे प्रोडक्शन क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जो लैंड होगी उस पर बिल्कुल ही क्या नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। जहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमारे दिमाग में ये आया कि जब न्यूट्रिशन कम हो गया तो हम उसको पूरा कैसे करें, यानी हमारी जो ज़मीन है उसको रिचार्ज कैसे करें। तो सबसे पहले आपको पता ही है हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं, मैन्योर डाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करें स्टूडेंट, जो सॉइल है उसकी टेस्टिंग करवाते हैं लैब के अंदर। एक्चुअली ये होता है कि हम क्या करवाएं, लैब में जाए, उस सॉइल को टेस्ट करवाएं, 2-4 जगह से लेके सॉइल चले गए, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, 50-100 रुपये आता है हर साल में। हम गए लैब में सॉइल को दिया। अब सॉइल में टेस्ट करने के बाद जो लैब के अधिकारी होंगे वो आपको क्या बता देंगे कि इस सॉइल के अंदर किसकी कमी है। लाइक हम मान लेते हैं नाइट्रोजन की कमी है, सपोज करते हैं, तो हम उसके अंदर सिर्फ क्या डालेंगे, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन डालेंगे, बाकी और चीज़ें हम नहीं डालेंगे। फॉस्फोरस अच्छा है, पोटेशियम अच्छा है, हम नहीं डालेंगे। अब उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो सॉइल है वो क्या होगी, हमेशा फर्टाइल रहेगी, नॉन फर्टाइल नहीं होगी। तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा। मैन्योर आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब भी हम फर्टिलाइजर डालें तो हमेशा सॉइल को क्या करवाना चाहिए, चेक करवाना चाहिए। और चेक करवाने के बाद ही हमेशा स्टूडेंट किसका यूज़ करना चाहिए, फर्टिलाइजर का यूज़ करना चाहिए। जिस फर्टिलाइजर की कमी है उसका हमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कुछ समय के लिए जो हमारा फील्ड है उसको अनकल्टिवेटेड रहना चाहिए स्टूडेंट। 2 क्रॉप के बीच में अनकल्टिवेटेड, यानी कुछ समय के लिए उसका यूज ही नहीं करना चाहिए, खाली पड़ी रहनी चाहिए ज़मीन, कम से कम 1 बार 6 महीने कम से कम खाली रहनी चाहिए ज़मीन, जिससे उसके न्यूट्रिशन की क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए। अब दिमाग में आया पड़ी पड़ी ज़मीन की पूर्ति कैसे हो जाएगी। तो स्टूडेंट होता क्या है कि इस समय में हो सकता है बारिश हो, बारिश की वजह से क्या होता है आपको पता है, न्यूट्रिशन नीचे आते हैं, जो भी एयर के अंदर बहुत सारे होते हैं केमिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, और सोइल के अंदर क्या मिल जाता है, उससे न्यूट्रिशन मिल जाता है। जैसे लाइक NO3 आपने सुना होगा स्टूडेंट, एसिडिक रेन आपने सुना होगा। अब एसिडिक रेन से फ़ायदा क्या होता है कि जो एसिडिक रेन होती है स्टूडेंट, उससे ज़मीन को क्या मिल जाता है, क्या मिलता है, नाइट्रोजन। किससे मिल जाता है, देखो बारिश हुई और बारिश की वजह से फ़ायदा किसको होगा, सॉइल को होगा। हालांकि हमें नुकसान है उस एसिडिक रेन से, बट प्लांट्स को भी नुकसान होता है। बट अगर एसिड रेन, हल्की हल्की एसिडिक रेन आ रही है तो उससे जो ज़मीन होगी उसको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा। इसके अलावा ज़मीन के साथ में S भी आता है, इसका मतलब सल्फर भी आता है स्टूडेंट। अब सल्फर भी किसको मिल जाता है, ज़मीन को मिल जाता है। तो हम कुछ समय के लिए, बारिश का टाइम, मोस्टली बारिश के टाइम ये करना चाहिए स्टूडेंट कि बारिश के टाइम फार्मर को क्या करना चाहिए,
ज़मीन को अनकल्टिवेटेड रखना चाहिए, यानी उस पर कुछ बोना ही नहीं चाहिए, जिससे जो ज़मीन होगी उसके अंदर न्यूट्रिशन की क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। लास्ट मेथड कौन सा स्टूडेंट, क्रॉप रोटेशन। अब देखो स्टूडेंट, हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि जो क्रॉप का रोटेशन है, यानी हमेशा हम जो क्रॉप लगा रहे हैं उसको चेंज कर देना चाहिए। अब चेंज कौन सा करना चाहिए, हमें ऐसी क्रॉप लगानी चाहिए जिसके अंदर क्या हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो। क्या लगाना चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली क्या लगानी चाहिए, क्रॉप लगानी चाहिए। इसमें हम आप यूज कर सकते हैं, आप सभी जानते हो, ग्राम, पी प्लांट्स, ठीक है स्टूडेंट, ज्वार, बाजरा, ये बहुत सारी जमीन क्या होती है, क्रॉप्स होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको एक नाम बताया था, राइजोबियम स्टूडेंट, राइजोबियम बताया था मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर। अब राइजोबियम किस में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है स्टूडेंट, हेल्प ये करता है। तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए, प्लांट लगाना चाहिए, यानी जो हम क्रॉप लगा रहे हैं उसको चेंज कर देना चाहिए एक बार कभी बीच में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ एक बार आपको, देखो हमारे गंगानगर एरिया के अंदर क्या हुआ था स्टूडेंट कि ग्वार, जो सुना होगा आपने कभी, ग्वार का जो फसल है उसके रेट बढ़ गए थे एक बार। तो हमारे एरिया के अंदर हमेशा क्या लगता था, कॉटन लगता था, और हमेशा क्या लगता था, सर्दियों में वीट, और क्या लगता था, मस्टर्ड लगता था। बट हुआ क्या, उस रेट की वजह से सभी लोगों ने क्या लगाना स्टार्ट कर दिया, ग्वार लगाना स्टार्ट कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ स्टूडेंट, इससे फ़ायदा हुआ कि हमने लालच में, चाहे हमने लालच किया हो, लालच की वजह से हमने क्या किया, हमने नई फसल लगाई। उस क्रॉप से फ़ायदा क्या हुआ कि जो ज़मीन थी उसकी फर्टिलिटी बढ़ गई। अब क्यों बढ़ गई, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ जो रूट्स होती हैं, कुछ जो क्या होती हैं, रूट्स होती है प्लांट्स की, उनकी रूट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स। कौन से होते हैं स्टूडेंट, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो उसकी वजह से ज़मीन की फर्टिलिटी क्या होगी स्टूडेंट, बढ़ गई। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी ज़मीन को क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये बात आपको क्या आगे स्टूडेंट समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो स्टूडेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।